हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो अपनी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 का लास्ट लेक्चर। इसके 5 लेक्चर पहले हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ने के लिए फॉलो करिए हमारा पेज आर्ट्स स्टडी मेड इजी। इंस्टाग्राम में आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में पता चलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी। एक मिनट। तो यहाँ पे ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे एनसीईआरटी में एक केस स्टडी दिया था जो हमारा उड़ीसा में 1999 में साइक्लोन आया था उसको लेकर। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारा उड़ीसा में मतलब साइक्लोन आया था, ये वो मतलब अब कह सकते हैं कि भाई उस समय के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा भयानक था। इसकी स्पीड लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। इसमें जो विंड थी, साइक्लोन में जो विंड आई थी हमारी, उसकी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी। और ये उड़ीसा को बहुत बड़ा सबक सिखा के चली गई। मतलब जब ये आया उस टाइम पे वहाँ की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी वो इतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी। वो क्यों, चलिए अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हम अब एक एक करके सारी कंडीशंस को देखेंगे क्या क्या हुआ था वहाँ पे। हम सोचे लेक्चर में मेंशन कर दें क्योंकि साइक्लोन के बारे में केस स्टडी वो भी हमारे इंडिया में आया था उड़ीसा का, वो पढ़ना ज़रूरी लगा इसलिए मेंशन कर दिए पीडीएफ्स में। तो ये जो हमारा उड़ीसा है ये कहाँ लोकेटेड है, तो चलिए 1 मिनट आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये हम मैप में देख सकते हैं कि ये है हमारा उड़ीसा जो कि ईस्टर्न सी कोस्ट में, मतलब ईस्टर्न सी कोस्ट में हमारे इंडिया के लोकेटेड है। ठीक, यहाँ पे जो ये हमारा सुंदरबन डेल्टा से इधर जो ओशन से जो भी हवा वगैरह आती हैं, मानसून वगैरह आता है, विंड वगैरह, वो पूरा ये कोस्टल एरियाज़ को इफ़ेक्ट करता है। अब जब वहाँ पे उस टाइम पे साइक्लोन आया था तो यहाँ पे हमारा एक पैरादीप करके यहाँ पे एक छोटा सा आइसलैंड है, वहाँ पे विंड को नापने का एक मीटर लगा था। और उस समय हवा इतनी तेज़ थी, विंड की स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो पैरादीप का जो मीटर लगा है वहाँ पे वो पूरा टूट गया था। देन वो जो हमारा साइक्लोन था इधर भुवनेश्वर, कटक, पुरी, इधर इधर के बहुत सारे इलाकों को, लगभग हम कह सकते हैं 29 डिस्ट्रिक्ट्स को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया था। पूरे उड़ीसा को ही प्रभावित किया था। और हाँ, एक बात और, यहाँ के जो आसपास के इलाके थे, जैसे देखिए क्या हुआ था कि जब उड़ीसा में जो भी हमारा तूफ़ान आया था, साइक्लोन आया था, उसको आने की जानकारी 5 दिन पहले ही पता चली थी। ठीक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास से वहाँ से मतलब जान लिया गया था कि भाई कोई तूफ़ान आ रहा है, कोई साइक्लोन आ रहा है। बट उस टाइम उसकी स्पीड 36 प्रति घंटे की थी। ठीक, बहुत, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। बट कुछ समय के बाद आफ्टर 2 या 3 दिन में, 48 घंटे में या 36 घंटे में ही वो क्या हो गया, वो जब हमारे उड़ीसा में उसकी स्पीड जस्ट डबल हो गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। ये हम कह सकते हैं कि हमारी उड़ीसा की गवर्नमेंट के लिए, हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मतलब एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इसमें लगभग 9,000 लोग मारे गए हैं, करोड़ों लोग की तो ज़िंदगी ही बदल गई है इसके कारण, हमारे साइक्लोन के तूफ़ान के कारण, जो हमारा उड़ीसा में साइक्लोन आया था उसके कारण। ठीक, ये हमारा उड़ीसा है, ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है। चलिए अब चलते हैं हम अपने पीडीएफ में। देखिए, ऑन 17 to 18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट्स 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ठीक, तो ये जो हमारा 17 या 18 अक्टूबर को साइक्लोन की मतलब साइक्लोन आ गया था उड़ीसा में, जो कि सिर्फ 5 स्टेट को ही नुकसान पहुंचाया था ज़्यादा से ज़्यादा। बट देन ये नॉर्मल साइक्लोन था। बट देन हमारा सुपर साइक्लोन आया जो कि 29 अक्टूबर को आया उड़ीसा में, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन स्टेट का बर्बाद कर दिया। ठीक, उसी को अभी हम आगे देखेंगे। अब डैमेज कैसे था, तो देखिए डैमेज मेन किसके कारण हुआ, तो सबसे पहली बात तो विंड वेलोसिटी जैसे कि हम आपको बताए 240 किलोमीटर प्लस प्रति घंटे की स्पीड थी विंड की, ये बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक, देन रेन, वहाँ कंटिन्यू रेन होती गई, 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू रेन हुई विंड के कारण।
विंड, अब उधर से हमारी मानसूनल विंड्स कह सकते हैं, विंड जब भी चलती हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स लेके चलती, इसलिए वहाँ पे 3 दिन कंटिन्यू बारिश हुई, जिसकी वजह से भी हमारा बहुत नुकसान हुआ। ऊपर से ये सी कोस्ट के जो भी मतलब हमारा उड़ीसा क्या है, ईस्टर्न सी कोस्ट में, अभी हम मैप में देखें तो वहाँ पे टाइडल सर्ज भी बहुत हुआ था साइक्लोन के कारण, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ हमारे स्टेट को, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ, डिज़ास्ट्रस था सब कुछ। ठीक, द विंड ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर्स। अब आप समझ सकते हैं कि भाई 260 किलोमीटर प्रति घंटा की जो विंड थी वो 36 घंटे कंटिन्यू वहाँ चलती रह गई, इसमें बिल्डिंग्स उखड़ गई, ये सब तो बहुत आम बात होगी अगर हम कहें तो। इतनी ज़्यादा स्पीड से अगर विंड उड़ रही है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हालात रहे होंगे। ठीक, these high velocity winds uprooted trees and damaged the कच्चा houses, rooftops of several industrial sheds and other houses were also blown away। ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कह रहे हैं कि भाई पेड़ पौधे सब उखड़ गए, कच्चे हाउसेस का कुछ पता ही नहीं चला, इवन जो हमारी मल्टीनेशनल वहाँ बिल्डिंग्स वगैरह थी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स वगैरह, हाउसेस वगैरह, वो सब उस हवा में उड़ गए, उस विंड के साथ उड़ गए। ठीक, अब भाई 260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी, वो भी 36 आवर्स तक की थी। अब ये जो उस टाइम क्या हुआ था, 3 दिन के लिए, मतलब अगर हम कहें तो 3 दिन के लिए हमारा जो उड़ीसा था वो पूरा बाहरी दुनिया से अलग हो गया था। अब देखिए इतना ज़्यादा विंड का स्पीड था, तो उसमें क्या हुआ था, जितने भी हमारे टेलीकॉम कनेक्शंस वगैरह थे, पावर सप्लाई वगैरह सब हो गई, खाने की किल्लत हो गई, ऐसा मतलब तो ऐसे हालात हो गए थे कि 2 दिन 3 दिन जब तक साइक्लोन रहा तो ठीक है, फिर उसके बाद लोग वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं उसको, एक मिनट, रैली जैसे निकालने लगे थे खाने के लिए, मतलब भूखे लोग वहाँ मरने लगे थे, ज़्यादा खाने की कमी हो गई, तो भाई साइक्लोन में सब बर्बाद हो गया था। हैवी रेन ऑकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली। वहाँ पे कंटिन्यू 3 दिन तक बारिश होती रही। अब 3 दिन तक कंटिन्यू बारिश होने से क्या हुआ, हमारी उड़ीसा की जो भी रिवर्स थी उसमें फ्लड आ गया, उसमें पानी भर गया, जिससे उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लड है। देखिए ऊपर से साइक्लोन, विंड की स्पीड इतनी ज़्यादा, देन फ्लड, ये सब बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। टाइड्स भी बहुत ज़्यादा जनरेट हुई थी, जो लगभग 20 किलोमीटर के कोस्टल एरिया को बर्बाद की, ये सब हुआ ओवरऑल। अब देखते हैं ये मतलब ये जो हमारा साइक्लोन था ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मतलब इसके बेसिक स्टार्ट ये जो द गल्फ ऑफ थाईलैंड है वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ पे है, ये हमारा पोर्ट ब्लेयर जो है उसके पास में है। और कब स्टार्ट हुआ था, तो 25 अक्टूबर 1999 को ये स्टार्ट हुआ था। देन एग्जैक्टली 3 दिन बाद ये हमारे उड़ीसा को हिट कर गया, जैसे हम पहले बताए स्टार्टिंग में कि भाई इसको पहले ही पता कर लिया गया था कि एक ऐसा तूफान आ रहा है। एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन, इट intensified into a super cyclone and hit the area between Irsanama and बालीकुडा इन उड़ीसा ऑन 29 अक्टूबर एट 10:30 AM। देखिए क्या हुआ था, 25 को तो अपना पता चल गया था कि एक कोई साइक्लोन आ रहा है हमारे इंडिया की ओर, उड़ीसा की ओर, ठीक, अंडमान एंड निकोबार से, बट वहाँ पे मतलब पता किया गया था, बट इतना नहीं सोचा गया था कि मतलब इतना ज़्यादा इसका डिस्ट्रक्शन होगा। गवर्नमेंट इतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी, हालांकि 5 डिस्ट्रिक्ट्स को ये खाली ज़रूर करवा ली थी, भुवनेश्वर, कटक वगैरह को, बट फिर भी इतना ज़्यादा मैनेजमेंट की कमी के कारण हमारे उड़ीसा में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, हम ये कह सकते हैं, ईजिली कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए उस दिन 25 तारीख को हमें पता चल गया, देन प्रिपरेशन हुई बट उतनी ज़्यादा नहीं हुई, इतना अवेयर नहीं थे लोग, जिसके कारण जो 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे हमारा इरसनामा है और बैलीकूड़ा है उड़ीसा में, वहाँ पे सबसे पहले हमारा सुपर साइक्लोन हिट किया, जिससे थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि भाई कितना। देन उसके बाद डिस्ट्रक्शन तो अभी हमने पढ़ा ही, पूरा पढ़ा कि भाई कितना क्या हुआ, 9,000 डेथ्स हुई। अब देखिए 9,000 डेथ तो हमारे रिकॉर्ड में हुई ना, बिना रिकॉर्ड के पता नहीं कितनी हुई होगी, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द इंटायर कोस्ट ऑफ ओडिशा इंक्लूडिंग द सिटीज़ ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स। ये जो हमारा सुपर साइक्लोन आया था ये मतलब पूरी तरह बहा ले गया जो भी हमारे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह थे, कोस्टल सिटीज़ जितनी थी, उसके साथ साथ बाकी जो कोस्टल टाउन थे, 28 कोस्टल टाउन थे, इन सबको ये बहा ले गया अपने साथ, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। About 13 million people were affected. A large number of livestock were killed. Standing crops of paddy, vegetable and fruits were heavily damaged. बहुत ज़्यादा मतलब 13 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इसका इफ़ेक्ट हुआ। अब बहुत सारे लाइव स्टॉक मतलब हमारे एनिमल्स वगैरह बहुत मारे गए, पीपल गए और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, हमारा जान माल का बहुत नुकसान हुआ। अब यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं।
अब ये यहाँ पे बता रहा है कि ये जो हमारा सैलिनाइजेशन हुआ था, ये टाइडल सर्ज वगैरह होता है, इसकी वजह से वहाँ की जो फर्टिलिटी है वहाँ के सॉइल की, वो भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत लूज़ हुई। कुछ सॉइल तो वहाँ पे, कुछ लैंड वहाँ पे इनफर्टाइल भी हो गए। Large tracts of sal, teak and bamboo plantation have disappeared. The mangrove forest between Paradip and Konark vanished. जो हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट थे पैरादीप और कोणार्क के पास, वो पूरी तरह बह गए, बर्बाद हो गए। बहुत सारे ट्रीज़ वगैरह भी बर्बाद हो गए, डिसअपियर हो गए, हवा में उड़ गए। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ थे डिस्ट्रक्शन जो है, ये वाली फ़ोटो है, ये वाली इमेज है, ये बता रही है कि भाई साइक्लोन ऊपर से किस तरह दिखता है। ठीक, ऐसे ऐसे हवा गोल गोल। अच्छा, एक और बात, ये जो हमारा उड़ीसा में साइक्लोन आया था 1999 में, इसमें हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे हमारी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी कमी के कारण, मतलब उनमें कुछ मैनेजमेंट में कमी आई थी, इसलिए ऐसा हुआ। बट उसके बाद पहली वहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट के उस पर, मतलब स्टेट के रिस्पेक्टिव में एक अथॉरिटी बनाई गई, और उसके बाद कई तूफान है 2013 में आए, 19 में आए, इवन 20 में आया। इसको लेके फिर इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं हुआ। तो ये हम कह सकते हैं कि जो अक्टूबर वाला 29 अक्टूबर वाला 1999 का जो साइक्लोन था, सुपर साइक्लोन, ये एक बहुत बड़ी सीख दे के गया है हमारी उड़ीसा की गवर्नमेंट को, ओवरऑल हमारे पूरे इंडिया को, कि भाई मैनेजमेंट हमें अच्छा करना है। ठीक, चलिए अब बैक टू द स्टडी। अब हम पढ़ेंगे हमारे एनसीईआरटी में टॉपिक है मॉइस्चर, हमारे लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं मॉइस्चर क्या होता है। इसके पहले हमने विंड के बारे में पढ़ा था, अब हम मॉइस्चर देखते हैं। तो व्हेन वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर। देखिए, जो भी हमारा वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वो मतलब हमारा जो भी वाटर इवापोरेट हो जाता है लैंड से या किसी भी वाटर बॉडी से, वो एटमॉस्फेयर में जाता है, तो वहाँ पे वो वाटर वेपर होता है। अब जब ये वाटर वेपर एयर में इंक्लूड हो गया, उससे क्या होगा, हमारा आसपास का जो क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर, उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, उमस बढ़ेगी, जो कि हमारा मॉइस्चर है। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। जब हमारी जो आसपास की एयर है वो वाटर वेपर से भरी होती है, तो उसको हम ह्यूमिड डे कहते हैं, कि भाई आज बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड डे चल रहा है। एज द एयर गेट वार्मर इट कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज, सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड। और जैसे ही, अगर मान लीजिए ह्यूमिड तो है, और जैसे ही गर्मी बढ़ी तो एयर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी वाटर को एब्जॉर्ब करने की, तो वो गर्मी के बाद हमारा जो क्लाइमेट है वो और भी ज़्यादा ह्यूमिड हो जाएगा, वो और भी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगी। आगे देखते हैं अब ह्यूमिड डे में होता क्या है। हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते, हमारी बॉडी इवापोरेट नहीं होती, तो चिप 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 टाइप का फील होने लगता है, हमें बहुत अनकंफर्टेबल होता है, अजीब सी चिपचिपी चारों तरफ रहती है पानी के कारण। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट कूलिंग। जैसे ही हमारा वाटर वेपर हॉट गर्म हवा में गया, फिर जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में गया तो वो कूल होने लगता है। ये हम पढ़ के आए कि भाई हॉट एयर कूल होती है। अब देखिए, वाटर वेपर हमारा जो भी एयर में हवा में जो भी हमारा वाटर वेपर था वो ऊपर गया एटमॉस्फेयर में, देन कूल होने लगा, जिसकी वजह से पर्सिपिटेशन के कारण वो फिर से नीचे आ गया। ठीक, जो क्लाउड में हमारे जो भी क्लाउड होते हैं, वो क्लाउड क्या होते हैं, वो वाटर मासेस के, जो भी हमारे वाटर ड्रॉपलेट हैं उसका एक गट्ठा होते हैं, एक मास होते हैं हमारे क्लाउड्स। ठीक, वो जैसे ही मतलब कूल डाउन होंगे, वहाँ पे पर्सिपिटेशन कंडेंसेशन के कारण वो एक क्लाउड में जम जाएंगे, और फिर पर्सिपिटेशन के कारण हमारी रेन होती है। चलिए इसको आगे देखते हैं। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि भाई जेट प्लेन्स जो हैं वो जब आसमान में उड़ते हैं, वाइल ट्रेल बिहाइंड देम द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंस। ये जो हमारे जेट प्लेन्स हैं, जब भी बहुत ज़्यादा किसी एरिया से उड़ते हैं, तो देखिए जब जेट प्लेन्स उड़ते हैं किसी इस तरह के बादल से या इस तरह के क्लाउड के आसपास से, तो वो क्या करते हैं, उनकी हीट जो है वो बादल को और कंडेंसेट कर देते हैं उनके इंजन से, और कंडेंसेशन हो जाता है वो बादल में। व्हेन सी ट्रायल्स ऑफ दिस कंडेंसेस मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट पर्सिपिट। अब देखिए, मान लीजिए कंडेंसेशन हुआ, ठीक, उसमें उस वाटर वेपर से बने क्लाउड में, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए हवा बहुत देर तक नहीं चलती, हवा उसको बहुत देर तक डिस्टर्ब नहीं करती, तो वो पर्सिपिटेट होके रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है हमारी अर्थ में। पर्सिपिटेशन से जो वाटर लिक्विड नीचे आता है उसको हम रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम रेन वाटर। जो भी हमारा ग्राउंड वाटर है वो पूरा ज़्यादातर हमारा रेन वाटर से ही आता है। ठीक, प्लांट हेल्प प्रिजर्व्स वाटर। हमारे जो भी प्लांट हैं वो हमें हेल्प करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने में। ठीक, व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन एंड कैन कॉज फ्लडिंग और लो लाइंग एरिया। अब देखिए, कोई माउंटेन है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, जब वो काट दिए जाते हैं तो मान लीजिए जो बारिश हुई
तो प्लांट होते तो प्लांट वाटर को प्रिजर्व करते, तो नीचे हमारे प्लेन एरिया में बचाते वाटर को जाने। बट अगर नहीं है, प्लांट्स कट कर दिए गए, तो क्या होगा भाई, हमारे जो भी प्लेन वाले एरिया है वहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस हैं, ज़्यादा पानी बहने की वजह से। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। अब अगर हम रेनफॉल के मैकेनिज्म में जब देखें, अगर उनको मैकेनिज्म के उसमें डिवाइड करें, तो कुल 3 तरह की रेनफॉल्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? कन्वेंशनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक, अब कन्वेंशनल रेनफॉल जो मतलब सीजनल वाली होती है वो हो गई। साइक्लोनिक मतलब जो साइक्लोन के साथ होती है रेनफॉल। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सर्फेस। इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्कार्सिटी एंड ड्रॉट ऑकर। ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज़ मोर, फ्लड टेक्स प्लेस। देखिए, जो हमारी रेनफॉल होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो एक वाटर सोर्स है प्लांट के लिए और एनिमल के लिए और हमारे लिए, सबके लिए। ठीक, अब अगर रेनफॉल कम होती है या फिर नहीं होती है या कम होती है, तो क्या होगा भाई? ड्रॉट होगा भाई, सूखा पड़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। और अगर ज़्यादा हुआ तब क्या होगा? फ्लड आ जाएगा। तो इसीलिए बैलेंस रहना ज़रूरी है। अब यहाँ पे डू यू नो करके था, तो इसमें कह रहा है कि भाई प्रेसिपिटेशन के अदर फॉर्म्स भी हैं। जैसे पहला तो हमने देखा रेन, उसके अलावा होता है स्नो, स्लीट और हेल। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर तो ख़त्म होता ही है, बट आज से हमारा चैप्टर भी ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।